Hello students, how are you? Hope you are enjoying at home. Today we are going to start the third part of the topic refraction of light, class 10 physics. Hope you have seen the previous ones. Today's topic is some simple application of refraction of light. देखो, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम लोग कोई बाल्टी में पानी भर देते हैं तो उसको जब ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो वो जितना एक्चुअल डेप्थ है उससे वो कम गहरा नजर आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दिस इज ये कोई वाटर बॉडी है और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाटर बॉडी यहां पे है, दिस इज द वाटर सरफेस और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसको जब व्यू करेंगे ऊपर से मतलब एयर से, सपोज ये वाटर है, ग्लास भी हो सकता है और दिस इज वाटर या ग्लास भी हो सकता है और ये क्या है, मीडियम क्या है, एयर है। तो हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कहां से, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन द डेंसर मीडियम, और ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, इन द रेयर मीडियम। तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट है, तो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम इज व्यूड फ्रॉम द रेयर मीडियम देन इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, तब ये क्या होगा, तब ये थोड़ा उठा हुआ नजर आएगा। कैसे नजर आएगा उठा हुआ, अब सपोज करो यहां से हम लोग एक रे इमेजिन करते हैं, स्ट्रेट रे, वर्टिकल रे, एक रे इस तरीके से, ये रे यहां से जा रहा है, ये ओ पॉइंट है, इससे एक रे गया यहां पे ए, ये रे, तो जब ये रे वाटर से बाहर निकलेगा तो वहां पे कोई बेंडिंग होगा, नहीं होगा, क्यों, बिकॉज दिस रे इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये स्ट्रेट चला जाएगा। अब एक ऑब्लिक रे इमेजिन करो कि यहां पे हम लोग एक ऑब्लिक ले रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्लिक रे लिया, ये ऑब्लिक रे लिया, ये रे, दिस इज द नॉर्मल। जब ये रे यहां पर इस पॉइंट से, चलो इसको बी पॉइंट नाम दे दिए, इस पॉइंट से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तब वहां पर होगा बेंडिंग। ओके, बिकॉज दिस इज ऑब्लिक रे, ये वर्टिकल रे था, नॉर्मल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री था, इसीलिए स्ट्रेट चला गया, पर ये स्ट्रेट ऐसे नहीं जाएगा, किधर जाएगा, रूल क्या कहते हैं, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है, ये डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये थोड़ा ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर हम इसको स्ट्रेट यहां पे लाते हैं तो ये कुछ इस जगह पे मीट करता है, इसको नाम दे दिए डी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर का आई यहां पर है, इफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन दिस पोजिशन, तो क्या होगा, वो क्या देखेगा कि जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहां पर है उसका इमेज कुछ यहां पे नजर आएगा, अपीयर टू बी रेज्ड। अब चलो इसको हम लोग आई नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, ये हो गया आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये एंगल आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दो नॉर्मल पैरेलल है, तो अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। ये पॉइंट बी दे दिए, इस पॉइंट को सी नाम देते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन में चलते हैं। तो अगर हमको साइन आई निकालना है तो इन ट्राइंगल ओ सी बी, इन ट्राइंगल ओ सी बी साइन आई कितना होगा, बोलो स्टूडेंट्स, साइन आई कितना होगा, साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे क्या होगा, बीसी बाय ओबी, हो गया। अब चूंकि ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है इसीलिए ओबी और ओसी लगभग सेम है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, बीसी बाई ओसी, बिकॉज ओबी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओसी, ठीक है, ओबी ओसी का साइज लेंथ ऑलमोस्ट क्या है, सेम। अब साइन आर क्या होगा, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, बी सी डी,
इन ट्राइंगल BCD, साइन आर का वैल्यू क्या होगा? साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? BC बाई BD, BC बाई BD। मतलब अब सेम केस BD इक्वल टू CD, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? इज इक्वल टू BC बाई CD। ठीक है, ये कैसे निकला? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये कैसे निकला? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन का क्लास 9 का रूल पता है तुम लोगों को? अच्छा, अब अगर साइन आई बाई साइन आर निकालते हैं, साइन आई बाई साइन आर निकालते हैं तो क्या होगा बोलो? BC बाई OB, सॉरी BC बाई OC, और यहां पे क्या लिखोगे? BC बाई CD। हो गया? तो इससे हमको BC BC कट जाएगा, क्या मिलेगा? CD बाई OC। अब जरा सोचो, साइन आई बाई साइन आर है क्या? लाइट कहां से कहां जा रहा है? मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो इसको हम मान लो लिख देते हैं 2μ1। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाई कन्वेंशन रेयर मीडियम को 1 पकड़ते हैं और डेंसर मीडियम को 2 पकड़ रहे हैं। तो लाइट कहां से कहां जा रहा है? 2μ1 क्या निकला? CD बाई OC। तो 1μ2 क्या होगा? तो 2μ1 का मतलब क्या हो गया? 1 बाई 1μ2 इज इक्वल टू CD बाई OC। ठीक है, ये हम लोग को याद है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसको उल्टा दो, देयरफॉर 1μ2 इज इक्वल टू OC बाई CD। अब जब देखो OC का मतलब क्या होता है? OC का मतलब हो गया रियल डेप्थ, और CD का मतलब क्या हो गया? एपरेंट डेप्थ। अब 1μ2 का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ द डेंसर मीडियम। तो डेंसिटी, इसका मतलब लिख दो यहां पर, डेंसिटी ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। हो गया? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। तो इन दोनों के बीच का जो गैप हुआ OD, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिफ्ट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट। तो व्हाट इज शिफ्ट? शिफ्ट है कितना? तो शिफ्ट का वैल्यू कितना है? शिफ्ट इज इक्वल टू, तो व्हाट इज द शिफ्ट? तो शिफ्ट इज इक्वल टू OD। तो शिफ्ट इक्वल टू OD, मतलब OD का मतलब क्या हो गया? OC माइनस CD। ठीक है ना? OC का मतलब क्या है? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ये क्या हुआ? इसको क्या बोल सकते हैं? CD को क्या बोल सकते हैं बोलो? इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। अब इस फॉर्मूला से एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैल्यू, ये एपरेंट डेप्थ इधर गया, डेंसिटी जो है ये तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट? ये तुम्हारा हो गया RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे क्या मिलेगा बोलो? तो रिलेटिव डेंसिटी, सॉरी रियल डेप्थ माइनस क्या होगा? रियल डेप्थ बाई 1μ2। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ क्या लिख दिए? रियल डेप्थ बाई डेंसिटी ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। सॉरी, यहां पे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ठीक है, 1μ2 का मतलब क्या होता है? प्लीज नोट द करेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये कॉमन ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर RD का मतलब हो गया रियल डेप्थ, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ कॉमन ले लो, रियल डेप्थ कॉमन ले लिए तो क्या मिला? 1 माइनस 1 बाई 1μ2। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई 1μ2। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या मिला? रियल डेप्थ इंटू 1 बाई 1 माइनस 1μ2। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम ऑब्जर्व फ्रॉम द रेयर मीडियम appears to be raised। ठीक है, वो appears to be closer, वो हमको पास करेगा। मतलब हम अगर
यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये क्या होगा, ये थोड़ा हमको नजदीक नजर आएगा। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट केस हो तो, अगर ऑब्जेक्ट मान लो रेयर मीडियम में है, हम ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है और हम डेंसर मीडियम में है, अगर ऑपोजिट केस हो तो सपोज हियर इज द ऑब्जेक्ट एंड हियर इज द ऑब्जर्वर, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, तो क्या होगा, तब ये ऑब्जेक्ट फार अवे नजर आएगा, दूर नजर आएगा, दूर नजर आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, प्लीज नोट डाउन, आई एम सेइंग इट, इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम is viewed from the rarer medium, it appears to be raised, it appears to be closer, and if the object placed in the rarer medium is observed from the denser medium, it appears to be farther. समझ में आ गया, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और उसको हम देख रहे हैं डेंसर मीडियम से, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दूर नजर आएगा। अगर हम पानी के अंदर से कोई ऊपर की चीज को, कोई ऊपर के जो मान लो कोई ट्री का जो ब्रांच वगैरह है या कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जितना एक्चुअल हाइट है उससे वो दूर नजर आएगा। और अगर तुम पानी में कोई, जैसे तुम एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कोई बाल्टी भर लो तो उसका जो बेस है वो कम गहरा नजर आता है। तो ये दो बातें यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और कॉमन ऑब्जर्वेशन देखो, कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, कोई भी हम लोग जानते भी हैं या आराम से घर में जाकर करके देख सकते हैं कि अगर मान लो ये वाटर वेसल है, इसमें अगर हम एक स्टिक को डाल दे, पार्टली एक स्टिक को पार्टली डाल दे इसमें, मतलब एक पार्ट हवा में रहेगा एक पार्ट पानी में रहेगा, तो कैसा नजर आता है, तो जो पार्ट पानी के अंदर है वो पार्ट बेंड नजर आता है। ठीक है, तो इफ स्टिक appears to be bent if it is partly immersed in a liquid or water, तो a stick partly immersed in a liquid appears to be bent। अब ऐसा क्यों होता है, मान लो ये स्टिक है, ठीक है, ये हम लोग स्टिक बना दिए, अच्छा, ये स्टिक हो गया। अब सपोज होता क्या है देखो, और यहां पे ऑब्जर्वर है, तो ये जो पॉइंट है उसका जो इमेज है, इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, ये पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज थोड़ा इसको और ऊपर कर दे रहे हैं, यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा। कहने का मतलब ये जो स्टिक का सेगमेंट है ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट जहां पर है उसका जो इमेज है वो वहां पे नहीं बन रहा है। जैसे हम लोग देखे थे, इसका इमेज यहां बन रहा था, उसी तरह इसका इमेज यहां बनेगा, इस तरीके से होगा। और अगर इधर से देखा जाता है तो ये जो पार्ट है स्टिक, जो ये पार्ट है स्टिक का, वो इस तरीके से नजर आएगा। तो एक ऑब्जेक्ट स्टिक पार्टली इमर्स्ड इन वाटर appears to be क्या, appears to be bent। ठीक है, तो ये भी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसका रीजन भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ अदर चीजें हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कारण हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि वी कैन सी द सन जस्ट बिफोर द सनराइज, ओके, एंड इवन फ्यू मिनट्स आफ्टर द सनसेट, क्यों, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये दीज आर सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में थोड़ा हम डिटेल से बता दे रहे हैं कि ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है और कैसे होता है। देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कारण क्या है, व्हाई डज स्टार अपीयर टू ट्विंकल। ठीक है, इसका रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है। सपोज ये अर्थ का सरफेस है और यहां पर वो स्टार है, ठीक है, अब हमारे और अर्थ के बीच में क्या है, बहुत सारे एयर के लेयर्स हैं और उसके बाद एक वैक्यूम है। ठीक है, एटमॉस्फेयर यहां खत्म हो जा रहा है, तो स्टार तो बहुत दूर है ना, स्टार तो हमारे अर्थ से बहुत दूर है, तो जहां तक एटमॉस्फेयर है वहां तक एयर है और उसके बाद एक बड़ा वैक्यूम। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स होते हैं उनका डेंसिटी एक जैसा नहीं है, नीचे के जो एयर है वो ज्यादा डेंसर है और ऊपर के जो एयर्स है वो अलग, उनका डेंसिटी कम है। तो दिस डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर अपीयर बिहेव लाइक, ये क्या बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम। तो ये सबसे कम डेंसर है, ये एक ऑप्टिकल मीडियम है,
उसके बाद का ये लेयर है एक ऑप्टिकल मीडियम है तो सब एयर ही, लेकिन चूंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जा रहा है क्योंकि उनका डेंसिटी अलग अलग है। तो अब अगर सोचो एक स्टार जब यहां पे एंटर किया एटमॉस्फेयर में तो क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये जो पार्ट है, जैसे मान लो ये तो वैक्यूम है और ये मीडियम 2 नाम दे दिया, ये मीडियम 3 नाम दे दिया, ये मीडियम 4 और ये मीडियम 5। ओके, तो वन मीडियम को वैक्यूम मान लिया, तो ऑब्वियसली मीडियम 2 इज मोर डेंसर देन मीडियम 1, तो क्या होगा, ये बेंड करेगा, किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब चलो यहां पे आओ, फिर मीडियम 3 इज ऑब्वियसली मोर डेंसर देन मीडियम 2, फिर किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर इधर आओ, ये किधर बेंड किया, टुवर्ड्स नॉर्मल, और फाइनली जो है वो ऑब्जर्वर तक इस तरीके से पहुंचता है। तो ऑब्जर्वर जब देखता है स्टार को तो उसको स्टार कहां नजर आता है, स्टार उसको कुछ इस जगह पे नजर आता है ना, स्टार कहां नजर आ रहा है, इस जगह पे। बताए थे ना कि जब हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को देखते हैं तो ये हम लोग कहां पे हैं, डेंसर मीडियम में, स्टार कहां पे है, रेयर मीडियम पे, तो वो थोड़ा दूर नजर आएगा, और नॉट ओनली दैट इट विल नॉट अपीयर इन इट्स ओन पोजीशन, which means that what we actually see is not the real position of star, that is the image of star। वो स्टार का क्या है, इमेज। अब ये जो लेयर्स ऑफ एयर है ये तो फिक्स नहीं है ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ एयर, ठीक है, विंड के ब्लो होने के कारण ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लेयर्स है उनमें बेंडिंग चेंजेस आता है, तो ये जो इमेज है वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, वो इमेज का पोजीशन भी चेंज होता रहता है। तो अगर हम लोग कोई बहुत दूर से किसी चीज को, किसी बर्निंग चीज को, ग्लोइंग चीज को अगर हिलते हुए देखेंगे तो दैट विल प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग, और यही कारण है कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, बल्कि आप लोग रात को प्लैनेट्स देखते होंगे स्काई में, वो ट्विंकल नहीं करते, व्हाई, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू अस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाई द ट्विंकलिंग इज सीन ओनली इन केस ऑफ स्टार एंड नॉट इन द केस ऑफ प्लैनेट्स। ओके, अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हम लोग का है क्रिटिकल एंगल एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देख, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले इस चीज को समझा जाए। ओके, TIR, ओके। अब सपोज, तो लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट क्रिटिकल एंगल। ओके, सपोज ये मीडियम 1 रेयर मीडियम, मीडियम 2 डेंसर मीडियम, वाटर ही मान लेते हैं। लाइट इज ट्रेवलिंग, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ले लिए, जब यहां से एक पॉइंट ले लिए, वो यहां से एक रे ऑफ लाइट निकला, ठीक है, कहां से कहां निकला, रेडियन मीडियम तरफ जा रहा है डेंसर मीडियम से, ठीक है, तो ये किधर बेंड करेगा, अवे नॉर्मल, ऑब्वियसली। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बेंडिंग किधर होगा, अवे नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया एंगल I, ये हो गया एंगल R, तो ऑब्वियसली R एंगल I से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेयर। अब हम लोग क्या करते हैं, I को थोड़ा एंगल को बढ़ा दिए, थोड़ा ये एंगल को और ज्यादा कर दिए I, तो क्या होगा, और व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व क्या, कि ये एंगल भी बढ़ जाएगा, ये एंगल भी बढ़ जाएगा, मतलब R का जो वैल्यू था I बढ़ने से R भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब पहले ऐसा था, अब ऐसे हो गया। अब अगर हम I को और बढ़ाएं, रिफ्रैक्टेड रे किधर जाएगा, ये और स्लिप हो जाएगा, और ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द इंटरफेस, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी कैन सी दैट फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I व्हाट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। मतलब हम I को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं
उस पे ऑब्जर्व करेंगे कि उसके लिए आर क्या बन गया, रिफ्रैक्टेड रे कहां चला गया, रिफ्रैक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द सरफेस। रिफ्रैक्टेड रे कहां है, ये तो रे ऐसा था ना, और बढ़ा ऐसे आया, ऐसे आया, अभी ऐसे ऐसे एकदम ऐसे हो गया, फ्लैट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे सरफेस से पास कर रहा है। तो अगर ऐसा केस हो रहा है तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब आर का वैल्यू 90 डिग्री होता है, उस केस का जो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल तो क्या है, अब क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है, प्लीज नोट इट डाउन। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है कि when light travels from denser medium to rarer medium, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, then the value of angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle। मतलब जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, रेयर डेंसर आएगा तो ये फिनोमेना नहीं मिलेगा हमको। ये फिनोमेना कब देख पाएंगे, जब लाइट ट्रेवल कर रहा है कहां से कहां, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो जब लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या, क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल। अब एक छोटा सा डेरिवेशन, तो मीडियम, तो लाइट 2μ1, तो 2μ1 का वैल्यू क्या होगा, साइन सी बाई साइन 90 डिग्री। यहां पे 2μ1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट 2μ1 का मतलब क्या होता है, आप लोग सेकेंड वीडियो में देखे होंगे, हम लोग प्रूफ किए थे कि a म्यू g इंटू जी म्यू a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन सी बाई, पता है हमको साइन 91 होता है, तो दोनों को रिवर्स कर दो, तो 1μ2 इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी या कोसेक सी, जो भी कह लो। तो एक छोटा सा डेरिवेशन हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डेंसर मीडियम है उसका आरआई क्या देख रहे हैं कि आरआई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या तुम बोल सकते हो कि क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई 1μ2, वो भी चलेगा। क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास एयर और ग्लास है, एयर ग्लास और वाटर है, तो किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, जिसका क्रिटिकल एंगल आरआई के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ग्लास का आरआई वाटर से ज्यादा है, इसीलिए ग्लास का क्रिटिकल एंगल वाटर से कम होगा। तो अगर हम वाटर और ग्लास की बात करें तो वाटर का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कम होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आरआई ऑफ द मीडियम। इसीलिए सबसे ज्यादा आरआई किसका होता है, डायमंड का होता है 2.4। इसीलिए क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम इन केस ऑफ डायमंड, दैट इज अबाउट 24 डिग्री। तो वो चार्ट आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल is minimum in case of diamond because the refractive index of diamond is maximum। ओके, तो जनरली अगर वाटर को हम लोग लेस डेंसर मानते हैं ये ग्लास से या डायमंड से, तो वाटर में क्रिटिकल एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल एंगल ये हो गया, तो ये हो। अच्छा, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन बोल दिया हूं, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन कर दिए, बता दिए। तो कंडीशन क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फेनोमेना हमको कब मिलेगा, जब लाइट ट्रेवल करेगा कहां से कहां, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब आते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो अभी हम लोग क्या देखें कि जो रिफ्लेक्टेड रे था, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन ये है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज,
अगर हम I का वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाए, अभी ये तो हो गया ना, तब क्या होगा? मान लो हम I का वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको शॉर्ट में हमने 80 लिख दिया, ठीक है, तब क्या होगा? I का वैल्यू और ज्यादा बढ़ गया, मतलब ये I हो गया I इज ग्रेटर देन C, ठीक है, तब क्या होगा? तब रिफ्रैक्टेड किधर जाएगा? क्या ये वापस जाएगा? ना किधर जाएगा? ना ऐसे ही रहेगा। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये रे ऐसे चला जाएगा, मतलब बैक टू द सेम। तो क्या इसको हम रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये तो डेंसर मीडियम है, ये वाटर है या ग्लास है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये वाटर या ग्लास है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लाइट को डेंसर से रेडर मीडियम में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं कि लाइट उसी मीडियम में वापस आ गया। तो क्या ये रिफ्रैक्शन हुआ? ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, क्या ये रिफ्रैक्शन हुआ? नहीं, क्या हुआ? ये रिफ्लेक्शन हो गया। क्यों? क्यों? बिकॉज लाइट इज एंटरिंग इनटू द सेम मीडियम। लेकिन मजे का बात एक है क्या कि यहां पर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, जैसे मिरर या पॉलिश्ड सरफेस, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ वाटर सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्शन। इसीलिए इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है क्या? उसका डेफिनेशन क्या है? When light travels from a denser medium to a rarer medium, and if the angle of incidence is greater than the critical angle, then in place of refraction, there will be reflection. And this reflection is called total internal reflection, because this is not taking place with the help of any reflecting medium. जनरली हम लोग क्या पढ़े रिफ्लेक्शन के बारे में 9 में 8 में पढ़े हैं, तो वहां पे क्या पढ़े थे कि हमको मिरर चाहिए, लाइट मिरर पे जाएगा, ट्राइक होकर वापस आएगा, यही ना। पर यहाँ पे जो मिरर, जिस तरह का रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कोई मिरर नहीं है, कोई पॉलिश सरफेस नहीं है, फिर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह का जो केस है, ये कब होता है? व्हाट इज द कंडीशन? तो डेफिनेशन में आ गया, डेफिनेशन में बोल चुका हूं, एक बार फिर बोल दे रहा हूं कि when light travels from denser medium to rarer medium, then if the angle of incidence is greater than the critical angle, then in place of refraction we will observe reflection, and this reflection is called total internal reflection. ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन से अलग है। तुम लोगों बुक में टेबल दिया होगा डिफरेंस। देखो नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक मिरर होता है, लाइट यहां पे आया और ये यहां गया, तो ये मान लो मिरर जो है वो 5% लाइट एब्जॉर्ब कर लिया और ये 95% लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया, बाउंस बैक हो गया। एग्जांपल दे रहे हैं, और ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है मिरर के ऊपर। तो यहां पर टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये मिरर कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट को वो ट्रांसमिट कर लेता है। लेकिन यहां पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो लाइट को एब्जॉर्ब करे या ट्रांसमिट करे, इसीलिए यहां पर क्या होता है, यहां पे नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और यहां पर क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, इसके लिए नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए, ठीक है, पर यहां पर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जरूरत नहीं। और ये कभी होगा when light should travel from denser to rarer, पर नॉर्मल रिफ्लेक्शन में ऐसा कोई बात की जरूरत नहीं पड़ता है। तो दिस आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, बाकी डिफरेंसेस बुक से देख लेना। अच्छा, तो ये हो गया, समझ में आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल कब? कंडीशन क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन क्या है? लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। लाइट कहां से कहां जाएगा? डेंसर मीडियम से रेयर। अगर रेयर से डेंसर आएगा तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द पेयर ऑफ मीडियम।
कि क्रिटिकल एंगल तो मीडियम के पेयर पे डिपेंड करता है ना, जैसे एयर वाटर क्रिटिकल एंगल कितना है, एयर ग्लास क्रिटिकल एंगल कितना है, वाटर ग्लास क्रिटिकल एंगल कितना है। तो हम जो दो मीडियम को लेकर TIR करने जा रहे हैं, उस मीडियम का, जैसे मान लो नॉर्मल एयर ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, ठीक है, तो TIR कब होगा, जब TIR कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर 42 डिग्री हो रहा है तो ये वाला केस होगा 90 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल बन जा रहा है, और अगर 42 से कम हो तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गया। अब हम चलते हैं, जैसा कि एग्जाम में आता है क्वेश्चन प्रिज्म का। प्रिज्म में जो कुछ रे डायग्राम बनाने को क्वेश्चन देते हैं, कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट, तो उसके ऊपर कुछ टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन में आते हैं पहले, तो हाउ टू कन्वर्ट द रे बाय 90 डिग्री, रोटेट द रे बाय 90 डिग्री। ये एक तो क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, मतलब ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब यहां पर एक रे आया, क्वेश्चन ऐसा देगा कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट, तो क्या होगा, ये रे इस मीडियम से नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे कोई बेंडिंग होगा नहीं, क्योंकि ये इन मीडियम से जो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, सरफेस से, इस सरफेस से ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो रे सरफेस से नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए यहां पर TIR, यहां पे कोई तरह का बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, तो ये स्ट्रेट चला गया यहां पे। अब देखो क्या ऑब्जर्व करोगे, बोलो, जब ये यहां पे गया तो क्या ये अब ये सरफेस साथ में नॉर्मल है, नहीं है, सरफेस ऐसा है, ये रे ऐसा, ये एंगल 90 डिग्री हो नहीं सकता, तो यहां पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल किसका ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, याद रखना, नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस से, ठीक। तो ये अब ये एंगल कितना होगा हमको ये देखना है। जनरली याद कर लो, ग्लास का फॉर एयर ग्लास क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री, ये हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अगर कुछ अदर केस है तो वो मेंशन कर दिया जाएगा क्वेश्चन में, अगर कोई केस मेंशन नहीं किया है तो क्रिटिकल एंगल कितना लेना होगा, 42 डिग्री। अच्छा, तो यहां पे पहुंचा, अब यहां पर पहुंचने के बाद हम प्लेन ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब I ग्रेटर देन C। तो अगर I C से बड़ा होता है तो क्या होता है, TIR, मतलब ये लाइट एयर में नहीं जाएगा, मतलब ये लाइट जो है रे वो एयर में नहीं जाएगा, वो ग्लास के अंदर ही रह जाएगा, मतलब ऐसे आ गया ये, तो ये भी 45 डिग्री, क्योंकि जब भी TIR होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। क्या था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R। अच्छा, अब जब ये रे यहां पहुंचा तो देखो, ये रे यहां जब पहुंचा तो क्या हो गया, फिर से ये इस सरफेस के नॉर्मल हो गया, तो जब ये नॉर्मल हो गया तो रे कहां चला जाएगा, वो स्ट्रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। उसी प्रिज्म को थोड़ा घुमा देते हैं, ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45, वही प्रिज्म है। अब प्रिज्म को हमको 180 डिग्री से बेंड करना है, यू टर्न लेना है। तो सपोज हम लोग क्या किए, एक रे ऑफ लाइट यहां जा रहा है, ठीक है, और ये यहां पे स्ट्रेट चला गया, परपेंडिकुलरली गया, क्योंकि ये नॉर्मल है। यहां पर जाने के बाद क्या हम, ये 45 डिग्री है ना, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री मतलब क्या, I ग्रेटर देन C, तो क्या होगा, then there will be what, there will be total internal reflection। तो अब देखो ये स्ट्रेट ऐसे गया, क्योंकि ये एंगल भी तो 45 बन जाएगा ना, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। फिर जब वो यहां पहुंचता है, फिर से वही बात, ये 45 है तो ये भी 45, फिर से वही केस जो यहां था, यहां से भी निकल नहीं पाएगा, ये यहां से भी नहीं निकल पाएगा, ये यहां से भी निकल नहीं पाएगा, तब क्या होगा, ये फिर से इधर बेंड हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन जब ये इस मीडियम पर आ रहा है तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, इसीलिए भी। तो प्लीज एक बात मैं बोल दूं,
एरो देना मत भूलिएगा, यू कैन लूज द मार्क्स इन, क्योंकि एरो बता रहा है कि रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रहा है, तो एरो आई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स। ओके, ये पूरा फिगर कर सकता है, एरो सिर्फ एरो नहीं देने का। अच्छा, तो ये हो गया, तो हम लोग इधर से ले जा रहा था इधर से, इस तरीके से वी कैन रोटेट द रे थ्रू। अच्छा, अब सपोज एक सिंपल सा सम, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब अगर ये रे ऐसे गया तो क्या होगा? यहां पे तो नॉर्मल है, नो डाउट, ये ऐसे चला गया, पर यहां पे ये एंगल कितना बनेगा? तो ये 30 है, तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। अब बोलो, अब क्या हुआ? I लेस देन सी। ओके, I लेस देन सी, तो क्या होगा बोलो स्टूडेंट्स? तो ये क्या होगा? तब यहां से ये बाहर निकल आएगा। कैसे बाहर निकलेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का ऑल अबाउट द। अच्छा, अब हम लोग एक सम और करते हैं क्वेश्चन इस तरह का। ओके, रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल डू वन मोर। अच्छा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा, अब देखो, ये एक इस तरह का कोई ग्लास बॉडी है जिसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। अब बोला है कि कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट जा रहा है उसको पूरा करना है। तो यहां पे क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है? 42 डिग्री। अब मुझे बताओ कि इस केस में ये जो हम लोग को फिगर नजर आ रहा है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? और यहीं पे पूरे सवाल का मजा छुपा हुआ है। बहुत स्टूडेंट हड़बड़ी में बोल देते हैं कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री है, इसीलिए क्या होगा, इसलिए रे ऑफ द लाइट जो है वो स्ट्रेट ऐसे निकल जाएगा, ऐसे 42 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री है। ठीक है, पर दैट इज रॉन्ग। एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, ये, और ये कितना होगा? ये होगा 48 डिग्री। कैसे आया 48? 90 माइनस 42, तो आई का वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस 42 कितना होगा? दैट इज 48 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 48 हो गया, तो अब बताओ इस रे का अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या हुआ बोलो? C ग्रेटर देन I, सॉरी I ग्रेटर देन C। क्या केस मिला? I ग्रेटर देन C। तो ये रे अब इस तरीके से, क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो रहा है? वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये रे बाहर नहीं निकलेगा। तो ये रे इधर बेंड कर गया। ओके, इधर ये रे बेंड कर गया, ये भी 48, ये बेंड कर गया। अब ये रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करते, अब देखते हैं यहां पर क्या होता है। नॉर्मल बना दो, मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? आराम से तुम बोल दोगे, प्लेन ज्योमेट्री, ये 48 है ना, तो ये कितना होगा? 42, तो ये नॉर्मल इसके पैरेलल है, तो ये भी 42। मतलब इस केस में आई कितना हो गया? आई कितना हो गया बोलो स्टूडेंट्स? 42 डिग्री। तो अगर आई 42 है तो क्या होगा? ये क्रिटिकल एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो जब ऐसा केस होता है, जब ऐसा केस होगा कि ये एंगल C होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाएगा? इट विल पास थ्रू द सरफेस। मतलब ये रे ऐसे ग्लास सरफेस को टच करते हुए बाहर जाएगा, ये रे ग्लास सरफेस को टच करते हुए ऐसे बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो पहला पार्ट है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, जिसमें हम लोग कवर किए हैं ग्लास ब्लॉक और प्रिज्म, ये पार्ट हम लोग कवर किए, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द लेंसेज।